आप सभी बालक और बालिकाओं का रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोगों ने पहले 1 से 4 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ लिए हैं। आज हम केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर मृदा अभिक्रिया पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सारे चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। परिचय। मृदा अभिक्रिया मृदा के विलयन पर निर्भर करती है। जो भी कोई मृदा में अभिक्रिया हो रही है वो जो मृदा में विलयन है उस पर निर्भर करती है। मृदा विलयन पे कैसे मृदा होती है, वो मृदा में विलयन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अम्लीय विलयन और दूसरा होता है क्षारीय विलयन। क्या जो मृदा में जो विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अम्लीय विलयन और दूसरा होता है क्षारीय विलयन। मृदा विलयन H+ व OH- के संबंध से मृदा की pH को निर्धारित करती है। अब जो मृदा में जो विलयन होता है वो H+ व OH- के संबंध से मृदा pH को निर्धारित करती है। कैसे कि अगर मृदा में H+ आयन के मतलब H+ आयन निकलेंगे, मृदा में से अगर H+ आयन निकलेंगे तो मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अगर मृदा में से OH- आयन निकलेंगे तो मृदा क्षारीय हो जाएगी। अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा और क्षारीय मृदा। ठीक है। अब क्या है, जो क्षारीय मृदा है, जो क्षारीय मृदा कैसी होगी, जिसमें से OH- का निष्कासन होगा। इसके जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये सब कैसी होती है, इन सब में क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक है। अब जो एक आती है उदासीन, एक तो हमारी हो गई अम्लीय pH, एक हो गई क्षारीय pH और एक होती है उदासीन। उदासीन में क्या होता है, H+ व OH- आयन दोनों ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए उदासीन हो जाती है। और अम्लीय pH में क्या होता है, जिसमें OH- आयन का निष्कासन हो, वो अम्लीय pH होता है। अम्लीय pH जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, NO3-, SO2-4-, ये सब कैसी होती है, इन सब में ये सब अम्लीय ही होती हैं। ठीक है। मृदा pH हाइड्रोजन की शक्ति। pH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति। शुद्ध जल मृदा में कुचालक की तरह कार्य करता है। जो मृदा में जो उपस्थित शुद्ध जल होता है वो कुचालक की तरह कार्य करता है। H2O ये जल है। अगर हम जल को तोड़ेंगे तो वो किस में टूटेगा, H+ में और OH- में। द्रव्य अनुपाती नियम। नियतांक H+ का निष्कासन मल्टीप्लाई OH- का निष्कासन बटे H2O। नियतांक इसमें हम क्या लेते हैं, K लेते हैं, और H+ का निष्कासन और OH- का निष्कासन बटे जल। मृदा में H+ का निष्कासन होगा तो H+ कम हो जाएंगे और OH- ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मृदा अम्लीय हो जाएगी। देखिए, अगर कोई भी मृदा है, अगर उसमें से H+ आयन निकलेंगे, अगर कोई चीज़ निकल रही है तो उसकी मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मृदा में क्या रहता है, एक तो H+ रहता है और एक क्या रहता है, OH- रहता है। और अगर H+ निकलेगा तो H+ की मात्रा तो कम हो जाएगी और जो OH- है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मृदा कैसी हो जाएगी, मृदा अम्लीय हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इसका उल्टा हो गया कि OH- का तो क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो इसकी मात्रा कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। और H+ की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। ठीक है। मतलब H+ के निष्कासन से तो मृदा अम्लीय हो जाती है और OH- के निष्कासन से जो मृदा है वो क्षारीय हो जाती है। अगर H- का निष्कासन होगा तो मृदा में OH- ज़्यादा हो जाएंगे और अगर OH- का निष्कासन होगा तो मृदा में H+ ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या है, pH स्केल। देखिए pH स्केल क्या होता है, इसमें ये जो pH स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है। और बीच में होता है उदासीन। अगर 0 से लेके 6.9 तक 9 तक pH है तो कैसी होगी मृदा, अम्लीय होगी। ठीक है। अगर 0 से 6.9 तक इसकी pH है तो मृदा कैसी होगी, अम्लीय होगी।
अगर 7 pH है उसकी तो मृदा उदासीन होगी, ठीक है। और अगर 7 से ज़्यादा, 7 से लेकर 14 तक अगर उसकी pH है तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय, ठीक है। देखिए 0 से लेकर 6.9 तक है तो उसकी वो कैसी होगी? अम्लीय। और अगर 7 तक होगी तो कैसी होगी? उदासीन होगी। और क्षारीय में 7.1 से लेके 14 तक अगर कोई किसी का pH होगा तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। मृदा pH के मुख्य परिवर्तन। मृदा pH मुख्यतः दो प्रकार से होती है। मृदा pH कैसे होती है? एक तो अम्लीय उत्पादक pH और एक क्षारीय उत्पादक pH। अब देखो मृदा में सिर्फ दो, मृदा का pH किससे प्रभावित होगा? एक तो अम्लीय pH से हो सकता है और एक क्षारीय pH से हो सकता है। अब देखिए अम्लीय उत्पादक कारक, कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन से कार्बनिक व अकार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तथा कार्बनिक अम्ल का उत्पादन होता है, ठीक है। अगर कार्बनिक पदार्थ हैं, अगर कोई मृदा में कोई कार्बनिक पदार्थ हैं और उसके विच्छेदन से क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल बनते हैं। इसके दौरान CO2- तो उत्पन्न होती है और कार्बनिक अम्ल का उत्पादन होता है। जैसे देख लीजिए, अब कोई ये मृदा है, मृदा में क्या है? कार्बनिक अम्ल है, ठीक है, कार्बनिक अम्ल है। और अगर इसका विच्छेदन होगा, ठीक है, कार्बनिक अम्ल का विच्छेदन होगा तो इसमें क्या बनेगा? एक तो CO2 और OH बनेगा और क्या बनेगा? इसमें कार्बनिक अम्ल का निष्कासन हो जाएगा, ठीक है। अगर मृदा में कोई भी कार्बनिक यौगिक टूटेगा तो क्या होगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होगा और जो कार्बनिक अम्ल है उसका क्या हो जाएगा? निष्कासन हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल से H+ निकलने के कारण, अब देखिए कार्बनिक अम्ल क्या होता है? H2CO3 ये होता है। अभी किस में टूटेगा कार्बनिक अम्ल? H2O + CO2 में टूटेगा। अब H+ के निष्कासन के कारण, हमने अभी पढ़ा था कि H+ अगर निकलेगा तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। वापस से देखते हैं कि इसमें है पहला पॉइंट अम्लीय उत्पादक कारक, ठीक है। अगर मृदा में कोई कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ हम मान लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ H2CO3 अगर ये मृदा में उपस्थित होगा और इसका विच्छेदन होगा, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन, तो ये किस में टूटेगा? H2O + CO2 में विच्छेदित होगा। अब कार्बनिक पदार्थ में से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। अब हमने देखा था कि अगर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है इधर हाइड्रोजन का निष्कासन, तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो मृदा कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल, ये तो हो गया कार्बनिक से H2CO3। अब है कोई अकार्बनिक अम्ल जैसे कि H2SO4 और HNO3, ठीक है। ये भी मृदा में क्या करते हैं? मृदा को अम्लीय करते हैं, ठीक है। H2SO4 और HNO3 ये कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ जो कि मृदा को अम्लीय करते हैं, ठीक है। ये मृदा को अम्लीय क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें से भी H+ का निष्कासन होगा और जिसमें से भी H+ का निष्कासन होता है तो वहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है? अम्लीय मृदा पाई जाती है। नम प्रदेशों में अम्लीय मृदा होती है, मतलब अधिकतर नम प्रदेशों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। अब दूसरा है क्षारीय उत्पादक कारक। मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम यदि Ca++, Mg++, K+, Na+ ये देते हैं तो मृदा क्षारीय हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि क्षारीय मृदा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। अगर कोई भी मृदा ये दे रही है तो मृदा कैसे हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, ठीक है। बार बार कुएं से सिंचाई करने पर मृदा क्षारीय हो जाती है। शुष्क क्षेत्रों में व जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ मृदा क्षारीय पाई जाती है। मतलब जहाँ पे भी वर्षा कम होती है ऐसे स्थानों पे क्षारीय मृदा पाई जाती है और नम प्रदेशों में अम्लीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। मृदा pH को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा pH जैसे कि अम्लीय और क्षारीय pH को कौन कौन से कारक हैं मृदा में जो कि प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो क्या है? पैतृक पदार्थ। यदि मृदा में उपस्थित पैतृक पदार्थ अम्लीय हैं तो मृदा अम्लीय होगी। यदि पैतृक पदार्थ क्षारीय हैं तो मृदा क्षारीय होगी। देखो पैतृक पदार्थ क्या होते हैं कि कोई चीज़ है उससे जो चीज़ बन रही है वो पैतृक पदार्थ होता है, कि मतलब जिससे भी मृदा का निर्माण हो रहा है तो वो उसके पैतृक पदार्थ हैं,
ठीक है। अगर मृदा का निर्माण चट्टानों से हो रहा है तो मृदा के लिए पैतृक पदार्थ क्या है, चट्टान है। अब कैसे पीएच को पैतृक पदार्थ कैसे प्रभावित करेंगे, यदि मृदा में जो पैतृक पदार्थ है वो अगर अम्लीय हैं तो जो उससे जो निर्मित मृदा होगी वो भी अम्लीय होगी, ठीक है। और अगर पैतृक पदार्थ क्षारीय हैं तो उससे निर्मित मृदा भी कैसी होगी, क्षारीय होगी। पहला तो हो गया पैतृक पदार्थ प्रभावित करता है इसे। अब है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। यदि कार्बनिक पदार्थों के टूटने से अम्लीय उत्पादक बनते हैं तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। यदि कार्बनिक से टूटने से मृदा में क्षारीय उत्पाद बनते हैं तो मृदा क्षारीय हो जाएगी। अभी हमने देखा था इधर, अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है अगर वो टूट के अम्लीय उत्पादक बना रहे हैं, अम्लीय उत्पादक मतलब कोई भी कार्बनिक पदार्थ में H+ का निष्कासन हो रहा है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय उत्पादक बनते हैं। और अगर अम्लीय उत्पादक बनेंगे तो उससे बनने वाली मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय हो जाएगी। और कार्बनिक पदार्थों के टूटने से अगर क्षारीय उत्पाद बन रहे हैं तो मृदा भी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। फसल की प्रकृति, फसलों के अवशेष मृदा पीएच को बदल देते हैं। फसलों के अवशेष जैसे क्या होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, ठीक है, घास फूस, ये सब क्या होते हैं, मृदा की पीएच को बदल देते हैं। मृदा की गहराई, निचली सतहों की पीएच का मान अक्सर कम होता है। मृदा में जो सबसे निचली सतह होती है उसका मान कैसा होता है, कम होता है। कम क्यों होता है उसका मान, क्योंकि अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे मिट्टी कैसी पाई जाएगी, नम मिट्टी पाई जाएगी। और अगर नम मिट्टी पाई जाएगी तो वहाँ पे कैसी मृदा होगी, अम्लीय मृदा होगी। और अम्लीय मृदाओं का पीएच कैसा होता है, अम्लीय मृदाओं का पीएच कम होता है, ठीक है। तो मृदा की गहराई में क्या होता है, निचली सतहों का पीएच क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट नाइट्रोजन उर्वरता। नाइट्रोजन उर्वरक डालने पर मृदा अम्लीय हो जाती है, ठीक है। अगर हम मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक डालेंगे तो उससे कैसे हो जाएगी, मृदा होगी वो अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। मृदा में पीएच का महत्व। अब मृदा में क्या है, पीएच तो है पर उसमें मृदा में महत्व है क्या, तो पहला पोषक तत्व का प्रभाव, पहला है पोषक तत्व का प्रभाव। मृदा अभिक्रिया से पीएच प्रभावित हो जाती है। अभी हमने देखा था कि मृदा में जो अभिक्रिया होगी उससे क्या होगी, पीएच प्रभावित हो जाती है। इनमें पोषक तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों व कणों पर निर्भर करती है। धनायन जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम सभी मृदा में सीधे संबंध रखते हैं। यह सभी मृदा को अम्लीय बनने में सहायक होते हैं। अब मृदा पीएच पे हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। अब जैसे कि मृदा का पीएच है 3, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, Fe। अगर मृदा का पीएच 4, अगर Mn कब सक्रिय रहेगा, जब मृदा का पीएच कैसा होगा, 4 या 4 से कम, ठीक है। जो Zn रहेगा वो 5 के आसपास रहेगा। अब ये जो फंजाई, जीवाणु, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कैसे रहेंगे, 6 के आसपास इनका पीएच रहता है, ठीक है। मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता हो तो यह पीएच को 7 बनाए रखती है। सभी धनायन मृदा की पीएच को अम्लता तक बढ़ाते हैं। अब देखिए धनायन मृदा में पीएच, अब धनायन कैसे, H+, ये कैसा होता है धनायन, तो ये मृदा को कैसे बना देता है, ये मृदा को अम्लीय बना देता है, ठीक है। मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। अब जैसे कि हमें इसमें इतना याद नहीं रहेगा किसका क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों का देखो ज़्यादा से अगर पूछ लें तो 4 से लेके 8 तक हमें इनके बीच में बताना है। अगर किसी भी सूक्ष्म जीवों का पीएच पूछ ले कि किस पीएच पे आते हैं तो हमें 4 से लेके 8 तक इसके बीच में कुछ भी बता दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, देखो इसमें क्या आनी चाहिए, अम्लीय पीएच, उदासीन और क्षारीय पीएच तीनों आनी चाहिए। तो इसमें अम्लीय और क्षारीय और उदासीन तीनों पीएच आ रही है, तो हमें सूक्ष्म जीवों की ऐसी पीएच बतानी है जो कि अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों हो, ठीक है। मृदा पीएच सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होती है। सूक्ष्म जीव अम्लीय, उदासीन और क्षारीय पीएच रखता है, ठीक है। जो सूक्ष्म जीव होता है ना वो तीनों प्रकार के पीएच रखता है। सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके पीएच को बनाए रखते हैं। अब हमें जैसे कि पीएच पूछ ले तो बैक्टीरिया तो 6 से 7.5, ठीक है। अब देखो इसमें अम्लीय पीएच भी आ रही है, कैसे 7 से कम है ये 6, तो अम्लीय पीएच भी आ रही है, 7 है तो उदासीन भी आ रही है और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय भी आ रही है। इसका मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो तीनों प्रकार की पीएच रखते हैं। जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं वो 5.5 से 7.5, कवक है 3 से 9, शैवाल है 6.5 से 7.5,
एजोक्टोबैक्टर है 6 से 8, नीलहरित शैवाल 5.5 से 9 और प्रोटोजोआ 6 से 9। ठीक है, हमें इसमें एक ही बात याद रखनी है कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो तीनों प्रकार के पीएच रखते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव हमने पहले देखा था कि पोषक तत्व पर प्रभाव, उसके बाद में सूक्ष्मजीवों पर प्रभाव, अब है पीएच पर प्रभाव। मृदा में उपस्थित फसलें सभी प्रकार की पीएच को दर्शाती है। अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती है वो अलग अलग प्रकार के पीएच को दर्शाती है। यदि पीएच प्रभावित होती है तो फसलों की वृद्धि रुक जाती है। अब देख लीजिए कि मान लीजिए चाय है, ठीक है, चाय की फसल, उसको कैसी पीएच चाहिए होती है? अम्लीय पीएच चाहिए होती है, अम्लीय। अब उसमें अम्लीय की जगह अगर क्षारीय पीएच आ जाए तो क्या होगा? चाय की वृद्धि रुक जाएगी, चाय की फसल की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि फसलों की अगर पीएच प्रभावित होता है तो जो फसल की वृद्धि है वो कैसे हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, अब गेहूँ कैसे रखता है? गेहूँ अम्लीय, क्षारीय, उदासीन तीनों पीएच रखता है, 6 से 7.5। जौ 6 से 7.5, जई भी 6 से 7.5। जो बरसीम है वो 6 से 8, मक्का 6 से 7.5, ऐसे है। अब ऐसे याद करना तो हमारे लिए मुश्किल होगा, तो अब इसको अलग अलग तरीके से बांट लेते हैं कि अम्लीय पीएच कौन रखता है, अम्लीय और उदासीन पीएच कौन रखता है। अम्लीय उदासीन पीएच मतलब जिसका मान 7 से कम हो और 7 तक हो। ठीक है, और क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, और ऐसी कौन सी फसल जो कि तीनों पीएच रखती है। ठीक है, तो अम्लीय पीएच कौन रखता है? इधर देखिए, जैसे कि चाय, मूंगफली और आलू, इन सब की पीएच कैसे होती है? 7 से कम होती है, तो ये अम्लीय पीएच रखना है। अब हमें इसमें ऐसी पीएच बतानी है जिसका मान 7 से कम हो। चाय, मूंगफली और आलू, ठीक है, अम्लीय पीएच रखती है। अम्लीय और उदासीन पीएच कौन रखती है? मटर, चना और कपास, इनकी पीएच कैसी है? अम्लीय मतलब 6 से लेके और उदासीन 7 तक, 6 से 7, 6 से 7 और कपास के 6 से 7, तो ये अम्लीय और उदासीन पीएच रखती है। और क्षारीय, अम्लीय और उदासीन, ये पीएच कौन रखते हैं? जो भी बाकी की सारी फसलें वो ये तीनों पीएच रखती हैं। ठीक है, मृदा पीएच का पादप रोग पर प्रभाव, फिंगर एंड टो रोग। अब देखिए, अगर है ना, पीएच के कारण क्या होता है? पादपों में रोग भी होते हैं। ठीक है, अब पहला रोग है फिंगर एंड टो रोग। यह पीएच संबंधित रोग होता है, अम्लीय मृदाओं में होता है और ये क्रूफेसी कुल के पादप में होता है। देखिए, एक रोग है फिंगर एंड टो रोग, ये ना अम्लीय मृदाओं में होता है और किस में होता है? क्यूफेसी कुल के पादपों में होता है। तो इसको उपचार हमें क्या करना चाहिए कि अगर अम्लीय मृदा हो तो वहाँ पे क्यूफेसी कुल के पौधे हमें नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, पहला रोग क्या हो गया? फिगर एंड टो रोग। दूसरा है पोटैटो स्क्रैब रोग, यह आलू का चर्म रोग होता है। यह उदासीन में क्षारीय मृदा पीएच में होता है। अब आलू का चर्म रोग, यह उदासीन और क्षारीय मृदाओं में होता है। अगर उदासीन और क्षारीय मृदाओं में हम आलू को लगा देंगे तो इसमें कौन सा रोग हो जाएगा? पोटैटो स्क्रैब रोग। ग्रे फ्लैग रोग, यह रोग जई में होता है, इसके कारण भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। यह उदासीन मृदा पीएच में अधिक फैलता है। टेगॉल रोग, यह गेहूं में होता है, यह अम्लीय मृदा पीएच में अधिक फैलता है। ठीक है, मृदा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा के भौतिक गुण मृदा पीएच पर निर्भर करते हैं। मृदा के भौतिक गुण कैसे? कि उसकी संरचना कैसी होगी, उसका आकार, आकृति, कणाकार संरचना उसकी कैसी होगी, तो मृदा पीएच पे निर्भर करता है। भौतिक गुण, वातन, अम्लीय मृदाओं में रंध्राकोश कम होते हैं तो वातन रुक जाता है। अगर अम्लीय मृदा होगी, अब अम्लीय मृदा कैसी होती है? उसमें क्या होता है? जो रंध्राकोश होते हैं उनका आकार क्या होता है? कम होता है, तो वातन में कमी आ जाएगी। ठीक है, मृदा के कणों का दानेदार होना, मृदा संतरण, ये इसके क्या भौतिक गुण है कि पीएच से भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वातन पर प्रभाव पड़ता है, रंध्राकोश, मृदा कण दानेदार हो जाएंगे, मृदा संतरण। ठीक है, अब है मृदा पीएच का घास पर प्रभाव। अधिकांश घास अम्ल के प्रति प्रतिरोधी होती है। वनस्पति घास को अम्लीय पीएच पर नुकसान होता है क्योंकि घास अम्लीय पीएच मृदा में अधिक वृद्धि करते हैं। अब क्या होता है? जो घास होती है वो अम्ल के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। वनस्पति घासों को अम्लीय पीएच पर नुकसान होता है क्योंकि घास अम्लीय मृदा में
अपनी वृद्धि अधिक करती है। अब घास के लिए कौन सी जो अम्लीय मृदा होती है तो वो घास क्या करती है, उसमें अपनी वृद्धि अधिक करती है। ठीक है, अब है उभय प्रतिरोधक। उभय प्रतिरोधक वह पदार्थ होते हैं जो किसी भी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए अम्ल व क्षार की मात्रा से अधिक उपयोग में आते हैं। ठीक है, उभय प्रतिरोधक क्या होते हैं कि हमें कोई भी विलयन है उसकी पीएच को परिवर्तित करना है। तो पीएच कैसे परिवर्तित होती है, अम्ल और क्षार से। पर उभय प्रतिरोधक ऐसा पदार्थ है जो अम्ल व क्षार की मात्रा से अधिक उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं उभय प्रतिरोधक। यह विलयन में प्रतिरोध का गुण दर्शाते हैं तथा इस क्रिया को अम्ल प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक है, ये विलयन के परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधक कहते हैं। एक और परिभाषा है, वह विलयन जिसमें प्रतिरोध का गुण पाया जाता हो। क्या कोई भी विलयन है जैसे प्रतिरोध का गुण पाया जाता हो तो उसे उभय प्रतिरोधक विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल है, उभय प्रतिरोधक विलयन निश्चित अम्लता व क्षारता के कारण उत्पन्न होती है। उभय प्रतिरोधक कब होती है, निश्चित अम्लता और निश्चित क्षारता। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल क्या, CH3COOH। प्रबल अम्ल CH3COONA। अब दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार व प्रबल अम्ल NH4OH और NH4Cl-। हम इसमें कोई भी दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, उभय प्रतिरोधक विलयन के गुण, यह पीएच निश्चित रखते हैं। उभय प्रतिरोधक विलयन है वो क्या करते हैं, पीएच को निश्चित रखते हैं। इनमें अम्ल व क्षार अल्प मात्रा में मिलाने पर पीएच अपरिवर्तित रहती है। अभी हमने देखा था कि उभय प्रतिरोधक क्या होता है, इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा में क्या अधिक उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो इनमें अम्ल व क्षार की अगर अल्प मात्रा मिलाएंगे तो ये पीएच अपरिवर्तित रखते हैं। उभय प्रतिरोधक विलयन का पीएच स्थिर रहता है। ठीक है, अब है मृदा में उभय प्रतिरोधन। मृदा में H+ व OH- आयन उपस्थित होते हैं। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं कि मृदा में 2 आयन उपस्थित होते हैं, H+ और OH- आयन उपस्थित होते हैं जो मृदा पीएच के लिए सहायक होते हैं। जो कि क्या होता है, मृदा पीएच के लिए सहायक होते हैं। एक रिएक्शन जैसे कि एल्यूमिनियम +3 और जल। ठीक है, अगर ये टूटेगी तो कैसे टूटेगी, एल्यूमिनियम पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और जल H+ और OH-। अगर इसे प्लस चार्ज है तो किसके साथ आके जुड़ेगी, नेगेटिव के साथ। इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, Al और OH प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, मृदा के आयनों के विखंडन से पीएच में बदलाव देखा जाता है। मृदा की पीएच को मृदा कोलाइट्स नियंत्रित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मृदा की पीएच को कौन नियंत्रित करता है, तो मृदा कोलाइट्स नियंत्रित करते हैं। उभय प्रतिरोधक क्षमता, जब मृदा में अम्ल व क्षार मिलाने पर उसकी पीएच परिवर्तित होती है तो उसके विपरीत लगा प्रतिरोधी उभय प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। देखिए, अगर हम मृदा में अम्ल और क्षार मिलाएंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी पीएच परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, पर जो उसके विपरीत प्रतिरोधी जो लग रहा है वो क्या क्या कहलाता है, उभय प्रतिरोधक क्षमता कहलाता है। उभय प्रतिरोधक क्षमता का क्या महत्व है, मृदा पीएच का स्थायीकरण। यह मृदा में होने वाले अचानक परिवर्तन को रोकता है। जो उभय प्रतिरोधक होता है वो क्या करता है, मृदा में अचानक से कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको रोकता है। बारिश के कारण मृदा में होने वाले पीएच परिवर्तन फसल व सूक्ष्म जीवों को हानि पहुंचाते हैं। उभय प्रतिरोधक की कठिनाइयों को दूर करता है। देखिए, जो उभय प्रतिरोधक होता है वो क्या करता है, मृदा में अचानक से जो परिवर्तित होता है ना उसको रोकता है। अब जैसे कि बारिश हो गई तो मृदा का पीएच क्या होगा, बदल जाएगा। पर पीएच बदलने के कारण क्या होगा, फसल और सूक्ष्म जीवों को क्या होगी, हानि होगी। तो ये उस हानि को कम करता है। कौन, उभय प्रतिरोधक क्या करता है, उस हानि को कम करता है। मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा, मृदा में उभय प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन के लिए अधिक मात्रा में कैल्शियम व सल्फर की आवश्यकता होती है। मृदा सुधारकों की आवश्यकता होती है इसमें कि मृदा में उभय प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन करने के लिए, अगर उभय प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और पीएच परिवर्तित करने के लिए हमें कैल्शियम और सल्फर की आवश्यकता होती है। चूने की मात्रा मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बनाए रखता है। जो चूने की मात्रा होता है मतलब कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को क्या करती है, बनाए रखती है। अपना ये केमिस्ट्री का 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।